एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एक इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, ठीक है, राइट। देखो कैपेसिटर को याद करो, कैपेसिटर में दो प्लेट्स थी, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थी और वहां पे एनर्जी स्टोर होता था। एक मिनट, तो ये ऐसे एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती थी। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो दिस एनर्जी वाज हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। देयर इज सिंपल एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें एक इंडक्टर की, एक इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी हमेशा फील्ड में होती है, तो जितना फील्ड होगा उस हिसाब से एनर्जी होगी, राइट। अगर इसमें याद करो एक एनर्जी डेंसिटी होती थी, याद है कितनी होती थी? एनर्जी डेंसिटी दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट वाज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसका एनालॉग मैग्नेटिक फील्ड में देखें, ठीक है, ये कुछ चीज़ें सीख लो, इससे बहुत आसानी हो जाती है समटाइम्स क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगर हम इसको एनालॉजिकली देखें, वहाँ पे कांस्टेंट होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो 4 पाई तो दोनों में कॉमन है, so 1/epsilon naught is as good as mu naught analogically. So epsilon naught is as good as mu naught. So this become 1/2 1/mu naught और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, राइट। So this become b square upon 2 mu naught. This is called the magnetic energy density. ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो जाती है। नहीं, डेरिवेशन कहाँ से आएगी? तो भी आ भी जाएगी तो कर लेंगे वो तरह उसमें, ओके। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो गई। नाउ अब देखो, कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट्स पोटेंशियल बेस्ड डिवाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पोटेंशियल से है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन, अगर सीधे सीधे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पोटेंशियल से होता है और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन करंट से होता है। तो वी से द कैपेसिटर इज पोटेंशियल बेस्ड डिवाइस एंड इंडक्टर इज करंट बेस्ड डिवाइस। तो जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर हो जाता है। एल इज एनालॉग ऑफ सी, क्योंकि ये करंट बेस्ड डिवाइस है तो आई स्क्वायर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, राइट। इसको अभी प्रूव करेंगे, मैं वैसे ही जनरल बता रहा था आपको, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इज व्हाट इज इक्वल टू in inductor is equal to work done by source to maintain current across inductor, to maintain current across inductor, right. वर्क डन होता है ई आई डी टी, यही होता है ना, पावर होता है ई इंटू आई, तो वर्क डन हो गया ई आई डी टी। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ई होता है एल डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू डी टी, डी टी कैंसिल हो गया। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू
LI/DI total work from 0 to I W is integration LI/DI 0 to I डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है I स्क्वायर बाई 2, सो दिस बिकम हाफ LI स्क्वायर. सो टोटल एनर्जी स्टोर कितना हो गया? बाय डेफिनेशन U is equal to W, so U is equal to half LI square. So that is what is the energy stored across an inductor, right? Yes. Right. Self induction क्या था? The phenomena in which a coil opposes any change in itself. एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक कॉइल अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करती है. सो अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. और पड़ोसी में होने वाले चेंज को अपोज करना, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, राइट? So mutual induction is the phenomena in which a coil opposes any change in current in the neighboring coil. तो म्यूचुअल इंडक्शन प्रॉपर्टी हो गई टू कॉइल्स की, यानी उसके लिए दो कॉइल्स होना जरूरी है. तो एक मिनट इसको समझते हैं, बाद में नोट करते हैं. ये सपोज एक कॉइल है, इसमें हमने करंट फ्लो कराया, तो इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई. ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पूरा सर्कल लेगी, बाहर भी होगी. अब मैं यहां पर एक कॉइल प्लेस कर दूं, ये मैं एक कॉइल प्लेस कर दूं, देन दिस फ्लक्स इज गेट लिंक्ड विद दिस, ये फ्लक्स इससे लिंक हो गया. इफ आई मेड एनी चेंज इन करंट हेयर, सपोज इसको इंक्रीज करूं, तो ये फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो साथ में ये फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, और जब इस कॉइल में फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. वो इंड्यूस ईएमएफ कुछ ऐसा होगा कि इसके चेंज को अपोज करेगा, दैट इज बाय द लेंज लॉ, दैट अपोजेस द चेंज. तो वो चेंज को अपोज करेगा, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, राइट? इस फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. So what is mutual induction? Is the phenomena in which a coil opposes any change in current in its neighboring coil, यानी उसके जो पड़ोसी है उसके in its neighboring coil, is the phenomena in which a coil opposes any change in current in its neighboring coil. Now mutual inductance, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम M से बोलते हैं. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल. It is the property of a pair of coil that opposes change in current in any coil.
if change in flux across secondary is phi 2 due to change in current in primary, that is I1, then phi 2 is proportional to I1 or phi 2 is equal to MI1. इसमें थोड़ा सा चेंज करना है मेरे को ये डेफिनेशन में. If flux associated with secondary is phi 2 due to current in primary I1, right? That's not change. It is primary में कुछ current है उससे flux associate हुआ secondary के साथ. So that is phi 2. Phi 2 is proportional to I2. So then phi 2 is equal to Mi, where M is mutual inductance, also called as coefficient of mutual inductance. Coefficient भी बोल देते हैं और वो भी. SI unit is Henry, same way. SI unit is Henry. H से डिनोट करते हैं. सो M इज इक्वल टू कितना हो गया phi 2 upon I1. फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी टू करंट इन प्राइमरी. नाउ सेल्फ इंडक्टेंस में याद करो, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल. सो M depend on physical properties like number of turns, size, etc. So depend on physical properties of two coils, दोनों coils की physical property पे, as well as their orientation. और उनका ओरिएंटेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. व्हाट डज द ओरिएंटेशन मीन्स हियर? यहाँ पे ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? देखो, ये मैंने एक एग्जांपल यूज किया था. अगर मैं इस कॉइल को और क्लोज ले आऊं, इस कॉइल को और क्लोज ले आऊं तो और ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा. इसको थोड़ा और दूर ले जाऊं तो कम हो जाएगा फ्लक्स लिंक्ड. ठीक है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में किस तरह से प्लेस्ड है. अगर मैं एक कॉइल को ऐसे रखूं और दूसरी कॉइल को ऐसे रखूं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और कम हो जाएगा, राइट. अब मैं एक ही मटेरियल पीस लूं, इसके ऊपर एक कॉइल करूं और इसी के ऊपर एक दूसरी कॉइल भी कर दूं, सो दोनों में फ्लक्स सेम ही हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट डजंट डिपेंड ओनली ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, it also depend on how they are placed with respect to each other, how the coils are placed with respect to each other, and the word we are using for that is orientation. It depend on their orientation, right? ठीक हो गया बच्चों? Mutually induced EMF, mutually induced EMF, E is equal to minus d phi 2 upon
dt, क्योंकि ईएमएफ किस में प्रोड्यूस हो रहा है? सेकेंडरी में। प्राइमरी में चेंज कर रहे हैं, ईएमएफ कहाँ हो रहा है? सेकेंडरी में, राइट? सो बट phi2 is equal to mi1, so E is equal to minus d by dt of mi1, so E is equal to minus m di1 by dt, so that is mutually induced EMF. Okay, coefficient of coupling, K से डिनोट करते हैं, इट इज द रेशो ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी टू फ्लक्स produced by primary. ठीक है, ये है फैक्टर जो ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है कि हाउ दे आर कपल्ड विद ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से कैसे कपल्ड है। अगर पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक हो गया तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 1, और अगर बिल्कुल भी नहीं हुआ तो 0। सो वैल्यू विल लाई बिटवीन 0 to 1। इफ आई से प्राइमरी का 50% सेकेंडरी से कनेक्ट हुआ तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना हुआ? 0.5। सो K इज इक्वल टू कितना हो गया? सो K इज इक्वल टू phi2 by phi1, the flux associated with secondary to flux produced by primary. राइट, नीचे एक नोट लिख लो, इन टर्म्स ऑफ m, L1 and L2, K is equal to m upon root L1 L2. M is mutual inductance, L1 L2 are self inductance. ये देखो एक कॉइल है, इसमें टर्न्स N1 है, लेंथ इसकी L है, इसके अंदर एक दूसरी कॉइल है, इसी के अंदर इसमें टर्न्स N2 है एंड इट हैज़ द सेम लेंथ। ठीक है, सेम लेंथ है। ये तो हम ऐसे देख रहे हैं, जब हम एक साइड से देखेंगे, एक साइड से देखेंगे तो ये बाहर वाली कॉइल है N1 और इसका रेडियस सपोज R1 है, एंड ये अंदर वाली कॉइल है N2 और ये इसका रेडियस है R2। ठीक है, अब हमको इसमें से एक प्राइमरी एज्यूम करनी है, एक सेकेंडरी एज्यूम करनी है, राइट? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको प्राइमरी लेते हो और किसको सेकेंडरी लेते हो। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज व्हाट m इज इक्वल टू phi2 बाई I1, phi2 बाई I1, राइट? फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी। अब क्योंकि प्राइमरी में करंट है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो करंट की वजह से होगी, प्राइमरी की वजह से होगी, तो मैग्नेटिक, इसको हम लिख लेते हैं N2 B1 क्योंकि प्राइमरी की है मैग्नेटिक फील्ड तो, एंड एरिया। अब एरिया कौन सा लेते हैं? देखो एरिया आप किसी को भी प्राइमरी लो, किसी को भी सेकेंडरी लो, जो छोटे वाला एरिया होगा वो लेंगे। ठीक है, लाइक सपोज करो
ये हमारा बाहर वाला प्राइमरी है, तो इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो सेकेंडरी से एसोसिएटेड है वो तो सिर्फ इतना ही है ना। चाहे फील्ड कितने में भी हो, मान लो पूरे बोर्ड पे फील्ड है, लेकिन मेरी कॉइल इतनी है, तो इसका एरिया तो यही हुआ ना, तो इसलिए एरिया कौन सा लेंगे, छोटे वाला, दैट इज A2। तो ये आ जाएगा A2, V1 A2 अपॉन I1, राइट। एंड अब ये हो गया N2, दिस इज म्यू नॉट N1 I1 इंटू A2 अपॉन I1, I1 कैंसिल हो गया। N1 is number of turns per unit length, so mu naught N1 upon L N2 A2, so that is mu naught N1 N2 A2 upon L, right? Mu naught N1 N2 A2 upon L। अच्छा, अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी अंदर वाली को प्राइमरी ले लो और बाहर वाली को सेकेंडरी ले लो, तो क्या होगा, एक बार ये नोट करो, फिर वो वैसे करते हैं। ये अंदर वाली को प्राइमरी लेते हैं N1 और बाहर वाली को सेकेंडरी लेते हैं, दैट इज N2, ओके, राइट। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी, सोलेनोइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बड़ी वाली का पूरा एरिया भी लूँ तो फील्ड कितने से एसोसिएटेड है, छोटे एरिया से, तो इसलिए आप किसी को भी प्राइमरी लो, किसी को भी सेकेंडरी लो, एरिया कौन सा लेंगे, छोटे वाला, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो सब कुछ सेम रहेगा, व्हाट विल बी दैट, एरिया वही आएगा, छोटे वाला। बात समझ में आ गई? सो एंड ये स्पेसिफिक केस के लिए हम डिराइव कर रहे हैं। व्हाट इज द केस, दोनों सोलेनोइड की लेंथ इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 है, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है, इस कंडीशनल है। और अगर आपको अदरवाइज फाइंड आउट करना है तो वो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से फाइंड आउट होगा। कैसे, इससे, इससे इससे फाइंड आउट होगा। समझ में आ गया? इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझो। ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स सपोज ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैं एक्चुअली उस टाइम में ना ये सोचा था, जब ये क्वेश्चन पूछेंगे तब मैं ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर अभी मैं सोच रहा वो तो किसी ने पूछा ही नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा एक कॉइल है, अभी जस्ट बाहर है, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुल कर रहे हैं। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुल करेंगे तो EMF होगा BLV, यानी वो स्पीड पे डिपेंड करेगा। करंट हो जाएगा E/R, तो करंट कितना होगा वो भी स्पीड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर स्पीड पे डिपेंड करेंगे। जितना फास्टर हम इसको मूव कराएंगे उतना ज़्यादा EMF होगा, उतना ज़्यादा ही करंट भी होगा। लेकिन ड्यूरिंग दिस होल पीरियड टोटल फ्लक्स, टोटल चार्ज कितना पास होगा इससे, वो कांस्टेंट रहेगा। दैट विल नॉट इम्पैक्टेड बाय द स्पीड एंड ऑल, वो टाइम डिपेंडेंट होगा ही नहीं, ठीक है।
कैसे? I इज इक्वल टू हो गया E बाई आर, I इज इक्वल टू E बाई आर, I हो गया डी क्यू बाई डी टी, 1 बाई आर, E हो गया डी फाइव बाई डी टी, डी टी कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट, डी क्यू इज इक्वल टू आर डी फाइव, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो Q इज इक्वल टू आर फाइव, राइट। यानी टोटल कितना फ्लक्स चेंज हुआ, एक छोटी सी गलती मैं बार बार कर देता हूँ, मैं बताया ना, अगर मेरे को पेपर देने बिठा दो तो फेल होने वाले में सबसे आगे होऊंगा, ठीक है। सो कितना फ्लक्स चेंज हुआ उस हिसाब से चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। वो टाइम पे बिल्कुल भी डिपेंड ही नहीं करेगा। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे लूप का एरिया अगर A है और मैग्नेटिक फील्ड B है तो फ्लक्स कितना होगा इसमें चेंज, 0 से मैक्सिमम, अभी 0 है, ये धीरे धीरे अंदर जाएगा, फ्लक्स बढ़ता जाएगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा, B इंटू A, दैट विल बी द मैक्सिमम फ्लक्स। तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट कि, और अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए ना, डेफिनेटली आप गलत कर दोगे, दैट अ कॉइल इज मूव्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, राइट, some charge flow through the coil. If it is made slow, तो आप क्या सोचोगे, टाइम ज़्यादा लग गया, टाइम ज़्यादा लग गया तो चार्ज ज़्यादा फ्लो कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, स्लो हो गया, स्लो हो गया तो E कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, ठीक है, करंट कम हो जाएगा तो स्लो फ्लो होगा चार्ज। सर ये कह सकते हैं कि अगर टाइम हम डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, रेजिस्टेंस इज ए डिफरेंट पैरामीटर, फ्लक्स इज ए डिफरेंट पैरामीटर। सर इसमें है कि ये अंदर रखा हुआ है, इस प्लेस्ड एंड देन निकाला इसको बाहर, तो मतलब जो 5-2 हो जाएगा, हाँ, वो exact. 0 हो जाएगा, राइट, 5 to 0 हो जाएगा, एंड जो फर्स्ट है वो मैक्सिमम हाँ, 90 डिग्री। एग्जैक्टली। सो डी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई आर डी फाइव, और डी फाइव हो जाएगा एन बी ए, क्योंकि हमने कॉइल को बाहर निकाल दिया, तो पहले फ्लक्स था एन बी ए और अब बाद में कितना हो गया, 0। सो सब कुछ दिया हुआ है इसमें, रेजिस्टेंस इज गिवन एज 0.6, नंबर ऑफ टर्न्स 140, मैग्नेटिक फील्ड तो बी निकालनी है इसमें। भी निकालनी है, और Q दे रखा है 10.5 मिली कूलम इंटू 10 to the power -3, B हमको निकालना है, और एरिया इज गिवन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब MCQ पेपर होगा ना, आप सबसे ज़्यादा गलतियां करोगे यूनिट कन्वर्जन की, यूनिट कन्वर्जन की, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, जो यूनिट कन्वर्ट करके आता है और जो बिना यूनिट कन्वर्ट किया आता है, दोनों ही दिए होते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? टोटल फ्लक्स कितना है, -5 -5 हो गया, चेंज इन फ्लक्स निकाल लो, है ना, चेंज इन फ्लक्स 5 1 n कितना है, 100 इंटू 20 -20, क्योंकि रिवर्स किया ना, सर -20 नहीं आएगा। हम वो एक ही बात है, कैसे माइनस साइन तो हम डायरेक्शन के ले लेते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा, सर अगर मैं इधर माइनस लेके चलूँ तो कोई बात नहीं, माइनस में आ जाएगा, डजंट मैटर। सो दैट इज हाउ मच, 4000 मिली वेबर, तो इंटू 10 to the power -3 भी आ जाएगा, इंटू 10 to the power -3, एंड दिस हैपन इन टाइम इंटरवल 2 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड तो हो गया 2 इंटू 10 to the power -3, देन E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी या डेल्टा फाइव बाई डी टी। मैं नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लेता क्योंकि नेगेटिव साइन इज जस्ट एन इंडिकेशन फॉर डायरेक्शन, ओके। तो E इज इक्वल टू दैट इज 4000
into 10 to the power minus 3 upon 2 into 10 to the power minus 3. So that is 2000 volt. तो सपोज ये एमसीक्यू में दे रखा है तो वहाँ A closed loop move normal to constant electric field between the plates of a large capacitor is a current induced in the loop. सर आई थिंक इसका फर्स्ट का आएगा वो सेकंड का आएगा यस No. फर्स्ट का नो आना चाहिए सेकंड का यस आना चाहिए नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, दोनों में ही नहीं होगा, because EMF is induced when a loop is moved in magnetic field, not in electric field. This is electric field. Between the capacitor plate is electric field. So EMF is induced when the motion is between the magnetic field. यहाँ पर हम पोटेंशियल करके नहीं कर सकते कि पोटेंशियल डिफरेंस करके लॉजिक उसका यहाँ पे यूज नहीं कर सकते नहीं. क्योंकि So magnetic flux जब तक change नहीं होगा तब तक नहीं होगा. ठीक है? Right? So induction is not possible in electric field. That is possible only in magnetic field. Next बोलो. 8th. A metallic rod of length 1 meter is rotated with a frequency of 50 revolution per minute per second. Length is 1 meter, frequency is 50. That is revolution per second है तो SI unit में ही है. With one end hind at the center and other end at the circumference of metallic ring of radius 1 meter. ये ऐसे एक rod rotate कर रही है. Right? About an axis passing through the center and perpendicular to plane of ring. A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla. एक magnetic field है यहाँ पे, that is 1 Tesla. Right? What is the EMF between the center and the metallic ring? यहाँ और यहाँ के बीच में EMF कितना होगा? हाँ, तो वो रोटेशन वाला फॉर्मूला हो जाएगा EMF इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा. हाफ बी कितना है 1. सर न्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है वैसे अभी बताता हूँ. एल इज 1 स्क्वायर, ओमेगा इज 2 पाई एफ. बस ओमेगा ही है. ठीक है? सो दैट विल गिव यू द आंसर. इससे आंसर एक व्हील है, इसमें 10 स्पोक्स हैं ऐसे. टेन नंबर्स. राइट? द फर्स्ट थिंग, ये 10 के 10 स्पोक्स आपस में पैरेलल में है. कैसे? अगर आप इनको एज ए रेजिस्टेंस देखो तो इनके ये एंड्स भी सारे मिले हुए हैं, ये एंड्स भी सारे मिले हुए हैं. सो 10 के 10 स्पोक्स पैरेलल में है. ठीक है शिवांशी? सो EMF सब में मिला के उतना ही होगा जितना एक में होगा. तो EMF इंड्यूस होता है जब रोटेशन होती है तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा. Now it is rotating with a frequency of 120 revolution per minute. 120 revolution per minute. इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करो तो 120 by 60 is equal to 2. तो ओमेगा हो गया 2 पाई एफ, that is 4 pi. Right? And length is given as 0.5. And magnetic field is given as 0.4 गॉस. गॉस में 10 to the power minus 4 टेस्ला होते हैं. एंड लेंथ हो गई 0.5 मीटर स्क्वायर एंड ओमेगा हो गया 4 पाई. हो जाएगा सॉल्व? ठीक है. और कुछ पूछना है किसी को?